जाएगी कि आपकी जितने भी आपने पढ़ाई किया है वो सभी की रिवीजन हो जाएगी। तो जरूर टेस्ट सीरीज में बने रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों में। तो पहली बार व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग किसने किया, यानी किसके द्वारा प्रयोग किया गया है माइक्रो इकोनॉमिक शब्द? क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन है मार्शल, रॉबिन्सन, एडम स्मिथ या रैगनर फ्रिश। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैगनर फ्रिश हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। कौन सी हो जाएगा? क्या सही जवाब हो जाएगा? तो आर्थिक विकास, साधनों का आवंटन, साधनों की कुशलतम उपयोग, क्या सही जवाब हो जाएगा? तो यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वीवीआई प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिक्स, एडम स्मिथ, रॉबिन्सन या मार्शल? क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आर्थिक क्रिया के अनुसार अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। आर्थिक क्रिया के अनुसार अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। किसने बांटा है? किसने बांटा है? एडम स्मिथ, रैगनर फ्रिश, डॉक्टर मार्शल या किन्स ने? किसके द्वारा बांटा गया है आर्थिक क्रिया के अनुसार अर्थशास्त्र को 2 भागों में? क्या सही जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पे भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैगनर फ्रिश हो जाएगा। रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा है आर्थिक क्रिया के अनुसार। नेक्स्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? यानी मैक्रो इकोनॉमिक शब्द का जनक किसे कहा जाता है? मिल को, एडम स्मिथ को, पिगू को या किन्स को? क्या सही जवाब होगा? वीवीआई प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिगू को। पिगू को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, वह कौन सा समय जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? समय का नाम बताना है। अति दीर्घकाल, दीर्घकाल, अल्पकाल या इनमें से सभी? क्या हो जाएगा सही जवाब? तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकाल हो जाएगा। दीर्घकाल में क्या होगा? सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं, यानी लंबे समय में। नेक्स्ट है, दीर्घकाल में पूर्ति की लोच होती है। क्या होती है पूर्ति की लोच? अधिक लोचदार, लोचदार, पूर्ण लोचदार या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही जवाब? कमेंट बॉक्स में भी आप जवाब दे सकते हैं और अपने स्कोर बताइएगा बच्चों। अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये सारी चीज आपको सब्जेक्टिव में पढ़ाई जा चुकी है, इसीलिए ये टेस्ट सीरीज के तौर पर आया है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पढ़ा दी गई है। और इसके बाद हम लोग पार्ट 2 बुक को भी हम लोग पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव, उसके ऑब्जेक्टिव, और फिर उसका भी हम लोग टेस्ट सीरीज जल्द से जल्द शुरू करेंगे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिक लोचदार। यानी दीर्घकाल में अगर पूर्ति की लोच होती है तो वो अधिक लोचदार होगी। क्या होगी? वो अधिक लोचदार होगी। नेक्स्ट है, उत्पादन की 3 अवस्थाएं बतानी है आपको। उत्पादन की 3 अवस्थाएं कौन है? कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद या इनमें से सभी? तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ये याद रखना होगा, आपसे सब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकता है कि उत्पादन की 3 अवस्थाएं कौन कौन से लिखें या उसका एक्सप्लेन करें या उनके नाम बताएं। तो सब्जेक्टिव प्रश्न भी यहां से हम लोग जानते चलेंगे कि सब्जेक्टिव में क्या पूछा जा सकता है। तो सही जवाब था यहाँ पे इनमें से सभी, यानी कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? मौद्रिक लागत में किसे सम्मिलित किया जाएगा? सामान्य लाभ को, व्यक्त लाभ को, अव्यक्त लाभ को या इनमें से सभी? क्या होगा सही जवाब? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल इनमें से सभी, यानी सामान्य लाभ, व्यक्त लाभ, अव्यक्त लाभ और सभी हो जाएगा यहाँ पे, जिसको हम लोग मौद्रिक लागत में सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, औसत परिवर्तनशील लागत है। औसत परिवर्तनशील लागत है। क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे? टीवीसी को अगर हम लोग क्यू से डिवाइड दे देते हैं तब औसत परिवर्तनशील लागत हो जाती है, या टीवीसी बराबर क्यू, टीवीसी प्लस क्यू या टीवीसी इंटू
मल्टीपल क्यू। तो क्या होगा, पहली बात तो यहाँ पर जान लेते हैं कि टीवीसी का मतलब क्या होता है और क्यू का मतलब क्या होगा। टीवीसी का मतलब होता है टोटल वेरिएंट कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी बच्चों, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर औसत परिवर्तन आपको निकालना है तो क्या करना होगा, तो हम लोग औसत में क्या पढ़ते हैं, यानी टोटल को हम लोग मात्रा से भाग दे देते हैं। तो टीवीसी यानी क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्यू यानी क्वांटिटी, क्यू यहाँ का मतलब क्या बताया जा रहा है, क्यू का मतलब हो गया क्वांटिटी यानी मात्रा, यानी क्यू से। तो इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड दे देते हैं तो हम लोग औसत परिवर्तनशील लागत निकाल सकते हैं। तो ये आपसे एग्जाम में फार्मूला भी पूछा जा सकता है कि औसत परिवर्तनशील लागत की फार्मूला क्या होगी। नेक्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं, निजी व्यक्ति के स्वामित्व को, निजी और सरकार के स्वामित्व को, या सरकार के स्वामित्व को, या ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी बी यानी निजी और सरकार स्वामित्व या सरकार का स्वामित्व। क्या सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमने पूंजीवादी के बारे में अच्छा से एक्सप्लेन किया है, आप हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं सब्जेक्टिव का तो उसमें जाकर के आप पूंजीवादी के बारे में जान सकते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या क्या होती है, इसके बारे में सारी चीज आपको बताई जा चुकी है सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव वीडियो ना देखे हैं तो जाकर के सब्जेक्टिव वीडियो जाकर के देखना ना भूलें। बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था को, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को, मिश्रित अर्थव्यवस्था को, या पूंजी अर्थव्यवस्था को, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किसे कहा जाता है। क्या सही जवाब हो जाएगा, तो बाजार अर्थव्यवस्था हम लोग कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया, समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया, सैमुअल्सन ने, एडम स्मिथ ने, कार्ल मार्क्स ने, या जॉन मेनार्ड कीन्स, किसके द्वारा किया गया है समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई बच्चों, उस पुस्तक का नाम क्या है, तो उस पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। दास कैपिटल जो पुस्तक है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दास कैपिटल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, और ये प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स ने कौन सी किताब लिखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अहस्तक्षेप यानी लेजेज फेयर थ्योरी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा गया है और बड़े बड़े एग्जामों में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि अहस्तक्षेप का सिद्धांत किसने दिया या अहस्तक्षेप की नीति किसने दी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लेजेज फेयर थ्योरी, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, सैमुअल्सन, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स या जॉन मेनार्ड कीन्स। ऑप्शन तो वही सब हैं, आंसर यहाँ पे बदल जाएगा। क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ के द्वारा लेजेज फेयर थ्योरी यानी अहस्तक्षेप का सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसका अभाव रहता है, किसकी कमी होती है, अभाव यानी कमी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, किसकी कमी हो जाएगी बच्चों यहाँ पे, क्या सही जवाब हो जाएगा, आर्थिक समानता का, केंद्रीय आर्थिक नियोजन का, बाजार प्रतिस्पर्धा का, या जन कल्याण का। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजार प्रतिस्पर्धा, क्योंकि अभी हमने थोड़ा देर पढ़ा है कि बाजार अर्थव्यवस्था किसके अंतर्गत में आता है, पूंजीवादी के अंतर्गत में आता है। तो बाजार प्रतिस्पर्धा जो होगी वो पूंजीवादी में होगी, ना कि समाजवादी में होगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया, क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, सैमुअल्सन, कार्ल मार्क्स, जॉन मेनार्ड कीन्स या रैगनर फ्रिश के द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन।
और आपको पता होगा भारत कैसी अर्थव्यवस्था है बच्चों, सभी को पता होगा क्योंकि प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। अब एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत कैसी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी, समाजवादी या मिश्रित, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। तो आपको याद रखना होगा भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन करता है। और यहाँ पे किसके द्वारा किया गया है ये पूछा जा रहा है, किसने इसकी शुरुआत की थी, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा पहली बार मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने कहा था कि आर्थिक समस्या एक चयन की समस्या है? काफी इंपॉर्टेंट है, चयन की समस्या आर्थिक समस्या को बताया गया है। एरिक रोल, लेफ्टविच, सैमुअल्सन या इनमें से सभी? क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा एरिक रोल के द्वारा। एरिक रोल के द्वारा कहा गया था कि आर्थिक समस्या एक चयन की समस्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किस परिस्थिति में संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाता है? किस स्थिति में बताना है, किस परिस्थिति में संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाता है? संसाधनों में वृद्धि, संसाधनों में कमी, अकुशल तकनीकी या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा जवाब? तो यहाँ पे दाईं ओर खिसकने का मतलब क्या? दाईं ओर यानी वृद्धि होना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, संसाधनों में। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे अगर ये बढ़ाता, ये दाईं ओर यानी राइट, दाईं का मतलब क्या होगा? राइट साइड। तो राइट साइड की ओर कब खिसकेगा? जब इसकी क्या हो जाएगी? संसाधनों में वृद्धि हो जाएगी, तो वक्र कहाँ खिसक जाएगा? दाईं ओर खिसक जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है आय सिद्धांत में, व्यापक अर्थशास्त्र में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में या इनमें से कोई नहीं? क्या सही जवाब हो जाएगा? तो उपभोक्ता व्यवहार हम लोग पढ़े हैं, उपभोक्ता का व्यवहार तो कौन से बुक में पढ़े हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में माइक्रो कहा जाता है, और माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। तो आप लॉजिकली भी लगा सकते हैं, माइक्रो का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। नेक्स्ट है, उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी भी उपभोक्ता का यानी कंज्यूमर का उद्देश्य क्या होगा? आप और हम कंज्यूमर हैं, हमारा उद्देश्य क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। वस्तुओं का उपयोग करना, बिल्कुल। वस्तुओं का चुनाव करना, बिल्कुल। अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, ये भी हो सकता है, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको मुख्य उद्देश्य बताना है। याद रखिएगा, यहाँ पे प्रश्न में एक चीज जिक्र किया गया है, मुख्य उद्देश्य, यानी इन तीनों में से कोई एक ही होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब? यहाँ पे सही जवाब होगा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न काफी कंफ्यूजन वाले हो जाते हैं, जिनमें लगता है कि सारे ऑप्शन सही है ना। तो याद रखिएगा कि जो सबसे ज्यादा श्योर आंसर होगा उसी को टिक आउट करना होगा। अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, बजट सेट के लिए आवश्यक है। बजट सेट हम लोग कैसे क्यों आवश्यक है, यहीं पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बजट सेट के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? बंडलों का संग्रह, विद्यमान बाजार कीमत, उपभोक्ता की कुल आय या उपभोक्ता उपयुक्त में से सभी? क्या होगा बजट सेट के लिए आवश्यक तत्व बताना है यहाँ पे। क्या सही जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषताएं हो सकती है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषताएं हो सकती है। कौन कौन सी विशेषताएं? याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में विशेषताएं पूछे जाएगा सब्जेक्टिव में। याद रखा, जितने भी आपको विशेषताएं बताई गई है सारी विशेषताओं को याद करना होगा, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी गारंटी है। विशेषताएं से प्रश्न पूछे जाती हैं और पूछे जाएंगे भी। क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होती है, बिल्कुल होती है। वस्तुओं की सभी इकाइयां समरूप होती है, ये भी होता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में। और उत्पादन के साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं, बिल्कुल गतिशील होते हैं। ये सारे चीज आपको बताएंगे हैं। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? यहाँ पे बताना है स्थिर क्या रहेगा। एआर, एमआर, एआर तथा एमआर। अब पहली बार यही समझ में नहीं आ रहा सर एआर, तो आपको सब्जेक्टिव वीडियो में काफी अच्छी तरह से बताया गया एआर का मतलब और एमआर का मतलब।
अभी भी बता दिया जाता है। AR का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू और MR का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी AR तथा MR जो होता है वो पूर्ण प्रतियोगिता में स्थिर रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। एक फर्म अपने उत्पादक को बेचकर जो प्रतिफल प्राप्त करता है वह क्या कहलाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों कि एक फर्म में अपने उत्पादक को जो बेचकर जो प्रतिफल प्राप्त करेगा वो क्या कहलाएगा? आय कहलाएगा, संप्राप्ति कहलाएगा, व्यय कहलाएगा या निवेश कहलाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब? तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संप्राप्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसे हम लोग संप्राप्ति से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वस्तु की एक निश्चित मात्रा बेचकर विक्रेता को जो आय प्राप्त होती है वह क्या कहलाती है? वस्तु की एक निश्चित मात्रा बेचकर विक्रेता को जो आय प्राप्त होती है क्या कहलाती है? सीमांत आय, कुल आय, औसत आय या इनमें से सभी? क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कुल आय। ऊपर में संप्राप्ति था बच्चों, संप्राप्ति का मतलब आपको बता दिया जाता है, इसका मतलब होता है आगम यानी रेवेन्यू। याद रखिएगा रेवेन्यू, वहां पे नहीं बताया गया, ध्यान से मेरे उतर गया था, वहां पे ऐसे भी आपको उस चीज के बारे में सब्जेक्टिव में बताया गया है। संप्राप्ति का मतलब होता है आगम और आगम का मतलब होता है रेवेन्यू। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल आय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, यदि सीमांत आगम धनात्मक हो यानी पॉजिटिव हो किंतु घट रहा है तो कुल आगम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सीमांत आगम पॉजिटिव है किंतु घट रहा है तो कुल आगम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? काफी इस तरह के कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल आगम घटेगा, यानी कुल आगम क्या हो जाएगा? पूछा जा रहा है कुल आगम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कुल आगम क्या होगा? घटेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है, इनमें से कौन से कथन सही है? वस्तु की कीमत तथा उसकी पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है, बिल्कुल। पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है, ये भी सही है। और पूर्ति को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अन्य बातें सामान्य रहने पे वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है? मांग का नियम, पूर्ति की लोच, पूर्ति का नियम या पूर्ति का फलन करता है? पूर्ति का मतलब क्या होता है? सप्लाई, और मांग यानी डिमांड। तो क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ति के नियम को, यानी किसके नियम को? सप्लाई के नियम को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, जब किसी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होगा, यानी पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन और उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होगा, तो पूर्ति की लोच क्या होगी? इकाई से कम, इकाई से अधिक, इकाई के बराबर या इनमें से सभी? क्या होगा? क्या होगा बच्चों यहाँ पे? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकाई से अधिक होगा। इकाई से पूर्ति की लोच क्या होगी? इकाई से, क्योंकि पूर्ति क्या बोल रहा है यहाँ पे? अनुपातिक परिवर्तन में कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होगा, पूर्ति अधिक की बोली जा रही है, तो इकाई से क्या होगा? अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज्यादा वृद्धि हो जाए, हम कीमत में परिवर्तन थोड़ा सा करेंगे लेकिन वृद्धि क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, तो पूर्ति का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बताना है। बेलोचदार, लोचदार, पूर्ण लोचदार या पूर्ण बेलोचदार? क्या होगा इस स्थिति में? तो इस स्थिति में जो होगा वो पूर्ति का स्वरूप लोचदार हो जाएगा। पूर्ति का स्वरूप क्या हो जाएगा बच्चों? लोचदार हो जाएगा। नेक्स्ट है 31, एक निम्नलिखित में से कौन बाजार की विशेषताएं हैं? निम्नलिखित में से कौन बाजार की विशेषताएं हैं यहाँ पे बतानी है। एक क्षेत्र, क्रेताओं और विक्रेताओं की स्थिति, वस्तु का एक मूल्य या इनमें से सभी? क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी बाजार की विशेषताएं हैं, ये तीनों हो जाएंगी बाजार की विशेषताएं। आपसे पूछी जा सकते हैं सब्जेक्ट में बाजार की विशेषताएं लिखे, तो आप इसे लिख भी सकते हैं।
कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, क्या होगा सही जवाब, वस्तु की मांग अधिक हो, वस्तु की पूर्ति अधिक हो, वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो, इनमें से कोई, यानी कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होगी। कीमत कब निर्धारित किया जाएगा, क्या सही जवाब होगा, तो आपको बताया जा चुका है कि वस्तु की मांग और पूर्ति जब दोनों बराबर हो तब उस स्थिति में हम लोग उस बिंदु पर कीमत निर्धारित किया जा सकता है। और आज का लास्ट प्रश्न बच्चों, कमेंट करना ना भूलेंगे और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को निम्नलिखित सामना करना पड़ता है, क्या क्या सामना करना पड़ता है पूर्ण प्रतियोगी फर्म को, स्थिर कीमत का, स्थिर औसत आगम का, स्थिर सीमांत आगम का, या इनमें से सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा सभी चीजों का सामना उन्हें करना पड़ता है। किसको, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को ये सारे सामना करना पड़ता है। तो आपसे सब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारे 33 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 बुक का समष्टि अर्थशास्त्र के पार्ट 2 यानी चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 भाग जल्द से जल्द